Hello everyone, welcome back to our channel राधा कृष्णन अकेडमी एंड आई एम आभा दुबे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पीडीएफ को लेकर आते हैं, जिसमें आपके 20 या 30 क्वेश्चंस होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एंड जो आपकी वैकेंसी है, जो कि इस टाइम तो खैर स्थगित हो चुकी है, बट फिर भी मई में होने के चांसेस हैं। तो इसलिए उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के तौर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए फिर स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़, और साथ में हम उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर है 1980। मीन्स वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में बना था। सेकंड क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ही एक ऐसा पेड़ है जिसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है। यूकेलिप्टस को हम लोग नीलगिरी वृक्ष भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला पौधा है। यह पेड़ काफ़ी लंबा और पतला होता है। इस पेड़ की ताज़ी पत्तियों को तोड़कर तेल बनाया जाता है, जिसका प्रयोग एंटीसेप्टिक या औषधि के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में बना था। एंड इससे रिलेटेड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये था कि इसको 1986 में बनाया गया, लेकिन अगर डेट पूछी जाएगी तो इसकी फुल डेट थी 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था। इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं होती हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर है 1974 ईस्वी में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में बना। इसका मुख्य उद्देश्य जल की स्वास्थ्य परकता को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? मतलब आपको ये बताना है कि जो पर्यावरण की सुरक्षा वाला जो मूल कर्तव्य है वो किस में जोड़ा गया है। तो फिर इसका आंसर है अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है भोपाल। भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। भोपाल के बारे में हम आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यह भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश मतलब वही जो एमपी है, एमपी को ही इसकी राजधानी माना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे झीलें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब झीलें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर है देहरादून। देहरादून यह एक ऐसा जनपद है जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ के महापौर सुनील उनियाल हैं, जो भाजपा पार्टी से हैं। यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है जोरहाट में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। जोरहाट नाम से ही समझ जाइएगा, जोर मतलब होता है 2 और हाट मतलब होता है मार्केट, बाज़ार। मीन्स 2 बाज़ारों का जो समूह है उसे हम लोग जोरहाट कहते हैं। इसके बारे में अगर हम ब्रीफ में जाएंगे तो ये है कि यह भारत के असम राज्य का
एक ज़िला है जो भागदोही नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की भाषा असामिया है, क्योंकि सीधी बात है, अगर असम राज्य में है तो वहाँ की भाषा असामिया होगी। यहाँ पर चौकी हाट और माचर हाट नाम के 2 बाज़ार हैं, जिसके कारण इसका नाम जोरहाट पड़ा। मतलब जो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जोरहाट में आपको 2 हाट की ज़रूरत है, मतलब जो इसमें हैं 2 मार्केट हैं, तो 2 मार्केट में इनका जो नाम है वो है चौकी हाट और माचर हाट, जिसके कारण इनका नाम जोरहाट पड़ा है। यहाँ के लोग मुख्यतः वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए आपको इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताते जाते हैं, नोट कर लीजिएगा या फिर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में ही वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान स्थित है। कोयम्बटूर के बारे में अगर हम बताएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यह भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर ज़िले में स्थित एक नगर है। यहाँ की भाषा तमिल है, तमिल में लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ बहुत से मंदिर हैं जो इस शहर के महत्व को बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ घूमने जा सकते हैं तो फिर आप वहाँ पे अच्छे खासे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे मंदिरों की बहुत अच्छी भरमार है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर है रांची। रांची में वन उत्पादकता केंद्र है। यह भारत का एक महानगर और झारखंड की राजधानी है। यह झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर है। इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे झरने बहुत मिलते हैं, झरने बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम झरनों का शहर कहते हैं। यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मीन्स HEC के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, मौजूद हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था, सॉरी यहाँ पे लिखा होना चाहिए था भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1894 ईस्वी में भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 से प्रारंभ की गई और गिद्ध संरक्षण परियोजना के तहत ही असम के जो धर्मपुर नामक एक जो जगह है वहाँ पर देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है, अभी जल्द ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू की गई है, क्योंकि ऐसा है कि जो भारत में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों की जो सींग होती है वो इतनी ज़्यादा औषधि के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि लोग उस चीज़ को ज़्यादा मतलब मार देते हैं या फिर उनको बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको औषधियाँ मिल सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो जो आपके गैंडे के जो सींग होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसकी बहुत कीमत है, क्योंकि उससे औषधियाँ बनती हैं। और अवैध शिकार के कारण ही गैंडों की संख्या में जो कमी आई है, क्योंकि औषधियाँ बनाने के लिए गैंडों की आपको सींग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से गैंडे मर गए या फिर उन लोग का नुकसान हो गया, शिकार कर दिया गया उनका, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमी हो गई है। इसीलिए गैंडा संरक्षण परियोजना को शुरू किया गया ताकि यहाँ पे गैंडों को सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1975 ईस्वी में कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। हमेशा जो परियोजनाएं होते हैं ये सब याद रखिएगा कि ये हमेशा उस चीज़ से रिलेटेड होती हैं जिस चीज़ का नाम दे रखा होता है। जैसे कि इससे पहली वाली परियोजना थी गैंडा संरक्षण परियोजना, तो इसमें आप गैंडे से रिलेटेड बता सकते हैं कि इसमें गैंडों को मतलब अवैध मारा जा रहा था, शिकार किया जा रहा था, इसलिए इसको रोकने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई। उसी तरह से जो कछुआ संरक्षण परियोजना है, इसके लिए हम ये बता रहे हैं कि ये दक्षिणी अमेरिकी कछुए थे हैं जिनका दवाओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। इस परियोजना को उड़ीसा के कटक जिले के भीतरकनिका अभयारण्य में किया गया था। इस
कछुए का प्रजनन स्थल गाहिर माथा है जो 2 नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभयारण्य में स्थित है। तो इतना याद रखिएगा कि इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कछुओं को बचाना है। इसलिए मतलब अवैध जो मार दिया जाता है अपने खुद के यूज़ करने के लिए, अपने नीड के लिए इंसान जितने भी जानवरों को मार देता है, तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ही इन सारी परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? तो बाघ संरक्षण परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है कि केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। जोधपुर आप जानते हैं कहाँ पे? एक मिनट, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और मारवाड़ी बोली जाती है वहाँ पे। जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मतलब आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका आंसर है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। मीन्स जो ओजोन परत का जो संरक्षण 1987 में किया गया था उससे रिलेटेड ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना समझौता कब हुआ था? तो ये वियना समझौता हुआ है आपका 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो शहर था आपका वो था रियो डी जेनेरियो में था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे रियो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 53.2% है तथा पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत 46.8% है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या में आपको महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो इसका आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 से लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 ईस्वी में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई थी कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। और तभी से 1972 ईस्वी से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। सांखला जी भारतीय प्रकृतिवादी एवं संरक्षणवादी थे। ये दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के चीफ वन्य जीव वार्डन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सभी लोगों को पता है कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे या हैं। ठीक है। ये महान कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये तीनों ही इनको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। और डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं कौन? ये भारत के पर्यावरणविद एवं वनस्पति शास्त्री थे। उन्हें भारत के पर्यावरण विज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम लोग को पता है कि जीवित रहने के लिए, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओजोन है, क्योंकि ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को मिलाकर, मतलब उसकी जो आपकी फॉर्मूला लिखा जाता है वो आपका O3 लिखा जाता है। मीन्स ओजोन में आपके 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, वो विद्यमान होते हैं, जो कि वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ओजोन दिवस का उद्देश्य ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करना है। इसलिए याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस को 16 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि इस दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आप ओजोन दिवस को बचाने के लिए कुछ ना कुछ समाधान सोच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है। इसका उद्देश्य लोगों को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। मतलब इस उद्देश्य को इसलिए लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया ताकि जंगली जीव और वनस्पतियों के बारे में लोगों को जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, लोग उस चीज़ का ह्रास कम करेंगे। ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है तथा जीवन संपदा को बचाने व पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूक करता है। इसलिए हम लोग 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य ये रखा गया था कि विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही साथ जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है कि जल को किस तरह से बर्बाद होने से बचाया जाए। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो पानी को बचाने के लिए, ताकि आगे चल के आगे की जो जनरेशन है उनको कभी भी पानी के लिए वंचित ना रहना पड़े, तो इसके लिए विश्व जल दिवस को 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें हम लोग पानी को कैसे बचाया जाए और कैसे हम लोग स्वच्छ पानी का उपयोग करें और बेफालतू में पानी का ह्रास ना करें, इससे रिलेटेड बातें बताई जाती हैं। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है। और इसका उद्देश्य है तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है कि आप सभी लोग ये जान सकें कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। दिस इज़ इंजूरियस टू माई हेल्थ और टू ऑल पीपल विच इज़ यूज्ड तंबाकू। बट कोई उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। बट इसीलिए तंबाकू सेवन को रोकने के लिए तंबाकू मुक्त दिवस को मनाया जाता है, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब ऊपर वाला था उसमें पूछा ही गया था कि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो वही डेट आ जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूरे विश्व में इसको मनाना चाहिए। क्योंकि अभी बीच में या फिर जब हरित क्रांति से पहले की बात ले लें तो उसमें उस टाइम पर वनों की कटाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। इसीलिए
मतलब लोग अपने घर को बनाने और बसाने के चक्कर में वनों की कटाई कर देते थे। तो इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाने लग गए थे, ताकि लोग मतलब अपनी एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा जागरूक होंगे तो फिर मतलब पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे या कम करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है, जैसे कि पारिवारिक नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मानव अधिकारों का महत्व आदि। मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी, मतलब जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो जनसंख्या होने से कौन कौन सी हम लोग को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी हम लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया गया था। अब मनाया जाने लग गया है, ताकि मतलब जनसंख्या को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, या फिर अगर मतलब लड़का लड़की है तो उसमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को बराबर समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि विश्व जनसंख्या दिवस के अंदर लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक हो सकें। विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अलावा विश्व पर्यावरण संरक्षण मतलब होता है कि पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित या बचाया जा सके। तो इसके लिए 26 नवंबर को सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना और औद्योगिक प्रक्रियाओं या मानवीय लापरवाही से उत्पन्न प्रदूषण को रोकना है। मतलब जिस तरह से लोग कहीं पे भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं, या फिर कोई भी कहीं पे भी मिट्टी फेंक देंगे, या फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ऐसे ही पानी में बहा देते हैं, या फिर जानवरों को, गंदे जानवर होते हैं या कहीं से धूल मिट्टी से सने हुए आ रहे हैं, उनको नदी में नहला देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या ज़्यादा फैल रही है। और अगर हम वाहनों को लेकर देखेंगे तो उन लोग से निकलता हुआ जो धुआं है वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस को मनाया गया है, जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो ये आपका लागू किया गया था 1986 में। 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज की थी विल्हेम रोन्टजन ने। ठीक है, एक्सरेजेस होती क्या हैं? ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर होती है। किरणों का प्रयोग, ये इन एक्सरेज जो किरणें हैं इनका प्रयोग चिकित्सा में निदान के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी तरह की अंदरूनी चोट होती है या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो आप बाहर से नहीं देख सकते हो, बट आपको लगता है कि अंदर से फील होता है दैट समथिंग इज़ डिफरेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ मेरे में कमी आ रही है, या फिर मेरे में पेन हो रहा है, मुझे कोई दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। तो उन सारी चीज़ों का सल्यूशन करने के लिए एक्सरेज को बनाया गया, ताकि आप बाहर के साथ साथ बाहर की आप प्रॉब्लम खुद देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको अंदरूनी कोई चोट लगी है तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए या उससे रिलेटेड कोई दवा करवाने के लिए एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 10 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक ही रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है केरल में। केरल के बारे में अगर हम आपको बता दें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और इसकी जो भाषा, यहाँ पर जो लोग हैं वो 2 ही भाषा बोलते हैं, मलयालम और इंग्लिश।
तो अगर आप लोग को मलयालम नहीं आती है तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, केरल वालों को हिंदी नहीं आती है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा की सीट 20 है और राज्यसभा में 9 सीटें हैं केरल में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण के अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है? वो खाया जाता है आपका पोटेशियम आयोडाइड, KI। पोटेशियम आयोडाइड को नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, तो इनको जब मतलब सौर विकिरण जब पृथ्वी पर मिलती हैं तो ये हमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में मिलती हैं। अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपकी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है गए पवी ईमार, इससे आप याद कर सकते हैं। गए मतलब होगा गा से हो गया गामा, ए से हो गया एक्सरेज, पवी पा से हो गया पराबैंगनी, वा से हो गया विजिबल मतलब दृश्य, ई से हो गया इंफ्रारेड, मा से हो गया माइक्रोवेव और रा से हो गया आपके रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। तो इसलिए गए पवी ईमार, इससे आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों को याद कर सकते हैं। यहाँ आपकी 7 होती हैं, एक हो गई मतलब गामा रेज, और फिर ए से हो गया एक्सरे, पा से हो गया पराबैंगनी, वा से विजिबल, ई से इंफ्रारेड, मा से माइक्रोवेव, और आपकी लास्ट हो गई रा से रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उपग्रह संचार में माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सारे में आई थिंक है कुछ मिसिंग है, सारे में ठीक, इसको हम चेक कर लेंगे। टीवी पर रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेडियो तरंगों के माध्यम से ही हम लोग की मतलब जो डिस्क होती है उस पर मतलब रेजेस पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को डायरेक्ट उसका कनेक्शन हमारे टीवी से होता है, तो वो डायरेक्टली हम लोग को जो उसके सैटेलाइट के माध्यम से रेजेस हमारे एंटीना पे पड़ती हैं। लेकिन अब तो एंटीना नहीं, अब तो डिश आ गई हैं, तो डिश पे पड़ेगी और डिश से डायरेक्टली हमारे टीवी पे शो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के आर पार देखने में सहायक हैं। कोहरे के आर पार सिर्फ हम अवरक्त किरणों को देखते हैं, अवरक्त किरणों के माध्यम से ही मतलब कोहरे को आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है देहरादून में। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल 300 किलोमीटर स्क्वायर है तथा यहाँ पर आधिकारिक भाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषा गढ़वाली और अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। और अगर हम आपको जैसे ये आपका क्वेश्चन था कोहरे के आर पार देखने में सहायक है, तो ये तो है अवरक्त किरणें, अवरक्त विकिरण। और अगर अवरक्त विकिरण के बारे में बात कर लें हम यहाँ थोड़ा सा, तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंग से कम हो। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ी होती है और सूक्ष्म तरंग से कम होती है। और इसकी तरंग दैर्घ्य का जो आपका जो टाइम इंटरवल मतलब जो आपकी लेंथ ली जाती है, तो ये ली जाती है 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में इसको लिया जाता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम थे भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और यहाँ पर ऊन की बुनाई होती है और आप ये कह सकते हैं कि ऊन की बुनाई के लिए ही ये फेमस है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का रक्षा कवच क्या है?
सॉरी, पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन परत से ढका हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम ये होगा कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लग जाएंगे, जो कि मतलब हम लोग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होते हैं का इनका परिणाम यही होगा कि ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। सामान्य बातचीत करने के लिए हम लोग के पास जो ध्वनि तीव्रता है वो कितनी होनी चाहिए? वो होती है 60 डेसिमल। 60 डेसिमल के अंदर ही हम लोग अपनी बात को रखते हैं। मतलब बातचीत करने का जो हम लोग का एक जो फिक्स है, जो जितना हम लोग के कान मतलब सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर हम लोग को वो आवाज़ तीखी मतलब एकदम लगती है कि वो असहनीय है। ठीक है, तो वो हमारी होती है 60 डेसिमल। 60 डेसिमल नॉर्मल बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जब किसी को गुस्सा आती है या फिर इंसान रोता है या चीखता चिल्लाता है तो वो 60 डेसिमल से ऊपर हो जाता है, जो कि हम लोगों को एक इरिटेट करते हैं, मतलब इरिटेशन होती है हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं ये 2000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। मनुष्य के कानों को ये तरंगें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों को ये आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, इन तरंगों का प्रयोग संकेत भेजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, और भी बहुत सारे कार्यों को करने में किया जाता है। तो ये हमने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस बता दिए हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड आपका एडल्ट जूनियर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप लोग को लगता है कि इससे आपको समझ में आया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा ये तो पार्ट 4 है, अभी मैं आप लोग को इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देते रहेंगे हम। और अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय।